गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपका जो फर्स्ट पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का, उसमें से एक टॉपिक जिसका नाम है प्रकाशीय श्वसन, जिसे फोटो रेस्पायरेशन भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। ये जो चक्र है, ये चक्र अगले वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है, वो इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले प्रकाशीय श्वसन जो है उसका एक और नाम होता है, प्रकाशीय श्वसन को ही C2 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको C2 चक्र क्यों कहते हैं, उसका क्या कारण है कि इस प्रक्रिया में जो पहला स्थिर उत्पाद बनता है वो एक 2 कार्बन का यौगिक होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो उस फॉस्फोग्लाइकोलेट नामक 2 कार्बन के यौगिक के बनने के कारण, जो कि प्रथम स्थिर उत्पाद होता है इस चक्र का, इसी कारण इस चक्र को अपन C2 चक्र भी कहते हैं। इसके अलावा इसी चक्र को ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे ग्लाइकोलेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी अपन ने जाना कि फॉस्फोग्लिसरेट नामक जो है, फॉस्फोग्लाइकोलेट नामक जो पहला उत्पाद बन रहा है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट नामक उत्पाद अगले चरणों में ग्लाइकोलेट नामक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस चक्र को ग्लाइकोलेट भी कहा जाता है। तो अपन ने देखा इसी के कई सारे नाम हैं। इसी को प्रकाशीय श्वसन कहा जाएगा, इसी चक्र को C2 चक्र भी कहा जाएगा, इसी चक्र को ग्लाइकोलेट चक्र भी कहा जाएगा। ये सारे जो नाम हैं वो इसी चक्र के हैं। अब इसके बारे में अगली बात कि इसका नाम है प्रकाशीय श्वसन। तो अब जो सामान्य श्वसन होता है उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये भी अपन जान लेते हैं। सामान्यतः जो श्वसन की प्रक्रिया अपन करते हैं या फिर जो भी कोशिकाएं करती हैं श्वसन, तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं उनका रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नामक जो कोशिकांग होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। और जैसा अपन सब जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है, और उस प्रक्रिया को माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन कहा जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है जो आप ये पढ़ रहे हैं, ये प्रक्रिया जो है ये फोटोसिंथेसिस से संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, इसीलिए इसको प्रकाशीय श्वसन कहा जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन ग्रहण की जाएगी और इस प्रक्रिया में भी सामान्य श्वसन की तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रही है और सामान्य श्वसन की प्रक्रिया है, जबकि ये जो प्रक्रिया ये फोटोसिंथेसिस से संबंधित है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और भी 2 कोशिकांग भाग लेते हैं। यानी इसमें 3 कोशिकांग जो होते हैं वो फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन कौन से अंगक हैं? पहला अंगक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा अंगक है पेरोक्सिसोम और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया नामक 3 अंगक जो होते हैं वो प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके अगली बात, ये जो प्रक्रिया होती है जिसे आप फोटो रेस्पायरेशन कह रहे हैं, ये प्रकाश की अधिकता में होगी, जिस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में और तीव्र जो प्रकाश होता है, जैसे गर्मियों के समय में होता है, अपन देखते हैं मई जून में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा दिन के समय में कितनी ज़्यादा तीव्र प्रकाश होता है, तीव्र गर्मी होती है। तो इस तरीके का जो एनवायरनमेंट होता है, इस तरीके का जो समय होता है, तब ये फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी है वो ये कि ये प्रक्रिया जो होती है वो पौधे के लिए हानिकारक प्रक्रिया, ये लाभदायक प्रक्रिया नहीं है। जैसे सामान्य श्वसन अपन पढ़ते हैं, उस श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है, CO2 बाहर छोड़ी जा रही है, लेकिन जैसा आपको ज्ञात होगा कि श्वसन की प्रक्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिस ऊर्जा से अपने शरीर की क्रियाकलाप चलते हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई एनिमल हो, सब में जो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ चलती हैं, जैसे अपन बोल रहे हैं या फिर अपन चलते हैं, तो हर काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा होती है ये श्वसन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी हो तो वही रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है, CO2 बाहर निकाली जा रही है, लेकिन ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो रहा है। जब ऊर्जा का ही उत्पादन नहीं हो रहा है तो फिर पौधे के लिए कोई लाभ नहीं है इस प्रक्रिया से, इसीलिए ये हानिकारक प्रक्रिया, ये लाभदायक प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया हानिकारक होती है। और यह एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हानिकारक तो है, यह प्रकाश संश्लेषण के विपरीत भी है प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण से विपरीत कैसे है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा
CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जबकि इस प्रक्रिया में पौधा ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है और CO2 को बाहर निकाल रहा है। तो एक तरीके से ये फोटोसिंथेसिस की अगेंस्ट या विपरीत प्रक्रिया है। इसके अलावा जो है देखें, इसमें ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 ग्रहण करके उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में फिक्स कर दिया जाता है। CO2 ग्रहण करके पौधा उसे फिक्स कर देता है, रोक लेता है CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके। लेकिन इस प्रक्रिया में जो CO2 है उसको बाहर निकाला जा रहा है, यानी डीफिक्सेशन हो रहा है। यानी ये प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, फोटोसिंथेसिस के। तो ये बिंदु है जिनको एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। अगली चीज़, एक और बात है, ये प्रक्रिया जो होती है, जैसे आप प्रकाशीय श्वसन कह रहे हैं, वो ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता की स्थिति में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बिंदु हमेशा ध्यान रखना है। फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये होती है कि वायुमंडल में या फिर जहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है आसपास के वातावरण में, पौधे के आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन CO2 की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता की स्थिति में ही ये प्रक्रिया होती है। अब ये इस बारे में थोड़ा सा अपन आगे थोड़ा और गहराई से देखेंगे, लेकिन आप ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा यानी ऑक्सीजन की तो सांद्रता उच्च चाहिए ही है, साथ ही साथ जो है वो प्रकाश बहुत तीव्र होना चाहिए, जैसे गर्मियों में होता है इस तरह से काफ़ी तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। और टेम्परेचर मानी कि जो तापमान होता है वो भी उच्च होना चाहिए। इसके अलावा जो C4 प्लांट होते हैं, जैसे C3 प्लांट है और C4 प्लांट है, तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन की दर ज़्यादा होती है। यदि C3 प्लांट है उसमें हानि ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जैसा अभी आपको बताएगा कि ये एक हानिकारक प्रक्रिया है, तो C3 जो पादप होते हैं उनमें ज़्यादा फोटो रेस्पायरेशन हो रहा है, यानी कि हानि जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो रही है। और जो C4 पादप होते हैं, इस लिहाज से ही अपन देखते हैं कि C3 पादपों की अपेक्षा C4 पादप ज़्यादा लाभदायी क्यों होते हैं, ज़्यादा अच्छे क्यों होते हैं, फोटोसिंथेसिस की दृष्टि से ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होते हैं। कारण ये है कि जो C4 पादप होते हैं उनमें फोटो रेस्पायरेशन की दर कम होती है, जबकि C3 पादपों में इसकी दर ज़्यादा होती है। इनके बारे में अपन जब C3 और C4 पढ़ेंगे तब और ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे कि इसका क्या कारण है कि C4 में फोटो रेस्पायरेशन की दर कम क्यों होती है और C3 में दर ज़्यादा क्यों होती है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखने हैं दोनों। इसके अलावा जो C3 चक्र व प्रकाशीय श्वसन दोनों ही प्रक्रियाओं में जो फर्स्ट रिएक्शन होती है, सबसे पहली जो क्रिया होगी, उसको जो एंजाइम कैटेलाइज करता है उसका नाम रोबिस्को होता है। दोनों ही प्रक्रियाओं में किस किस में, एक तो C3 में C3 चक्र चलेगा, तब भी जो पहली रिएक्शन होगी उसको जो एंजाइम कैटेलाइज करेगा उसका नाम रोबिस्को ही होगा। और जो फोटो रेस्पायरेशन होती है उसमें भी जो पहला चरण होगा उसको उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम रोबिस्को ही होता है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है वो अपन देखें कि यहाँ पर यानी फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में ये रोबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है, जबकि C3 चक्र में आप जाएंगे काम तो वही एंजाइम कर रहा है, वही एंजाइम फोटो रेस्पायरेशन में, वही एंजाइम C3 चक्र में, लेकिन वहाँ पर ही ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है। जबकि C3 चक्र में करेगा कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य। ये ध्यान रखना है आपको। ये पॉइंट जो हैं, एक ये पॉइंट भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको ध्यान रखने कि फोटो रेस्पायरेशन में रोबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है, जबकि C3 चक्र में रोबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य करता है। अब ये क्या चीज़ है ये भी जान लें अपन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि रोबिस्को एंजाइम, ये रोबिस्को अपन कह रहे हैं तो इसका पूरा नाम क्या है, तो रोबिस्को का पूरा नाम राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज के मैंने ओब्लिक लगाया हुआ है, ये देखो ये ऐसे ओब्लिक लगा रखा है, कार्बोक्सिलेज ओब्लिक ऑक्सीजनेज। तो यानी ये तो इस रोबिस्को का पूरा नाम है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है। आप ध्यान से इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को सुने, क्योंकि इसमें मैंने वही पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो इससे रिलेटेड होंगे, उनके आंसर्स आपको इस वीडियो में से देखकर ही देने हैं।
और ये एक बात आपको याद रखनी है कि रूबिस्को का पूरा नाम क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं आगे। ये पॉइंट है कि श्वसन व प्रकाशीय श्वसन में, जो आप जिसे नॉर्मल रेस्पायरेशन कहते हैं, आप श्वसन कहते हैं उसमें, और जिसे आप प्रकाशीय श्वसन कह रहे हो, ये प्रक्रिया जिसको अपन पढ़ रहे हैं, इनमें क्या अंतर है। तो एक मुख्य अंतर, बाकी तो खैर और जो अंतर है वो है, बाकी एक मुख्य अंतर यह भी है कि जो सामान्य जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए अपन को एनर्जी जो होगी उसका एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। यानी एक तो अपन किसी चीज़ को ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं, वो ऊर्जा अपने क्रियाकलापों में कार्य आएगी, और दूसरा अपन ऊर्जा को खर्च करके किसी काम को कर रहे हैं और कोई ऊर्जा बन नहीं रही है। तो उस लिहाज से जो अपन जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें अपन सब चीज़ों को ऊर्जा के उत्पादन या ऊर्जा के खर्चे के लिहाज से ही देखते हैं। तो इसीलिए जो श्वसन की प्रक्रिया है वो लाभदायक मानी जाएगी, जबकि जो प्रकाशीय श्वसन है वो हानिकारक माना जाएगा। अब इसमें एक ये मैंने बनाया हुआ है, ये पहला चरण है, इसको थोड़ा सा आप जरा ध्यान से समझें। जैसा मैंने आपको बताया था कि चाहे C3 चक्र हो चाहे फोटो रेस्पायरेशन हो, दोनों ही प्रक्रियाओं में एक ही एंजाइम, जो पहली रिएक्शन होती है उसको एक ही एंजाइम कैटालाइज करता है जिसका नाम होता है रूबिस्को। राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ओब्लिक ऑक्सीजनेज। तो एंजाइम तो एक ही है, नाम है उसका रूबिस्को। लेकिन ये जो एंजाइम है इस पे अपन इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, कारण क्या है कि ये एक ही आदमी तो एक ही है लेकिन काम दो कर रहा है, जैसे कि अपन समझते हैं। तो उसी तरीके से एंजाइम तो एक ही है लेकिन ये दो काम करता है। कार्बोक्सिलेज की तरह भी कार्य कर सकता है, यही एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह भी कार्य कर सकता है। तो अब ये कार्बोक्सिलेज की तरह कब कार्य करेगा और ऑक्सीजनेज की तरह कब कार्य करेगा, तो उसका भी उत्तर है अपने पास। जब पौधे के आसपास के वातावरण में, इस एंजाइम के आसपास के वायुमंडल में, महत्वपूर्ण चीज़ है इस एंजाइम के आसपास, इस एंजाइम के आसपास यदि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, CO2 तो होगी ज़्यादा और ऑक्सीजन होगा कम, तो ये एंजाइम किसकी तरह कार्य करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य करेगा। और चक्र कौन सा संपन्न होगा, C3। तो काम C3 की चक्र चलेगा और ये वाला काम होगा, यानी RuBp CO2 से क्रिया करेगी, एंजाइम करेगा कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य और बनेगा क्या, उत्पाद बनेंगे दो अणु किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, जिसे अपन PGA कहते हैं। इसी को कहा जाता है PGA। PGA जो है वो 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसलिए से कहा जा रहा है। उसके अणु कितने बनेंगे, 2। ये है C3 चक्र। अब मान लीजिए दूसरी चीज़, जैसे कि इस एंजाइम के दोनों कार्य हैं, ऑक्सीजनेज की तरह भी कार्य कर सकता है। मान लीजिए इस एंजाइम के आसपास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की तो सांद्रता ज़्यादा है, और CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है कम। तो यही एंजाइम, यही सेम एंजाइम ये रिएक्शन संपन्न करेगा। ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, ऑक्सीजनेज की तरह। अब रिएक्शन कौन सी संपन्न होगी, ये RuBp क्रिया करेगा किससे, ऑक्सीजन से। एंजाइम जो कैटालाइज करता है वो यही एंजाइम है लेकिन ये ऑक्सीजन इसकी तरह कार्य करेगा, 2 कंपाउंड बना लेगा। ये जो मुख्य उत्पाद मैंने आपको अभी बताया, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो आगे चल के ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था C3 चक्र का पहला उत्पाद जो है स्थिर, वो यहाँ भी बन रहा है, लेकिन मेन कंपाउंड जो मुख्य उत्पाद है वो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट ही होता है। इसीलिए इसे अपन ग्लाइकोलेट चक्र या C2 चक्र भी कहते हैं। जबकि क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पर इस जगह पर जो कंपाउंड बन रहा है वो एक 3 कार्बन का है, इसीलिए इस चक्र को C3 चक्र कहा जाता है। ये C3 चक्र है, यहाँ पहला स्थिर उत्पाद 2 कार्बन का है, इसीलिए इसको अपन C2 चक्र भी कहते हैं। पर आप इसे फोटो रेस्पायरेशन ही कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब एक पॉइंट और है जो अभी पीछे मैंने छोड़ा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। पॉइंट ये है, ये जो जर्मन जैव रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था ऑटो वारबर्ग, इन्होंने सबसे पहले जब ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोग कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जब ये कर रहे थे, तब उन्होंने देखा ये जो फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया जिसके बारे में अपन इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था फोटो
सिंथेसिस की स्टडी करते हुए इन्होंने ये देखा कि जब ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, जैसे ही ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो वैसे ही क्या देखा जाता है कि फोटो सिंथेसिस की दर कम हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो रही है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने का क्या संबंध है? तो अब तो अपन समझ चुके हैं कि क्या संबंध है, कि जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हानिकारक प्रक्रिया फोटो रेस्पायरेशन होने लगती है। तो अब अपन समझ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इसको इन्हीं जो जैव रसायन शास्त्री थे वारबर्ग, उन्होंने ये बताया था। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि ऑटो वारबर ने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोग करते हुए देखा कि ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता फोटोसिंथेसिस की दर को संदमित करती है, कम करती है। अब महत्वपूर्ण बात, ऑक्सीजन का यही संदमनकारी प्रभाव, इसको एक नाम है, इसके लिए एक शब्द यूज लिया जाता है, इसे अपन वारबर्ग अफेक्ट या फिर वारबर्ग प्रभाव भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि वारबर्ग प्रभाव किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। ये है फोटो रेस्पायरेशन का जनरल इंट्रोडक्शन। ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इससे रिलेटेड हैं। ये चीज़ें आपको काम आएंगी अगले वीडियो में जब अपन इस चक्र को पढ़ेंगे। तो पहले अपन इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ें, इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर दें और उसके बाद फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसका चक्र बताऊंगी। थैंक